डॉक्टर अशोक जी जेतावत का जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं ये परिचय करा दूं कि आप उस विद्यालय की सर जमीन पर उपस्थित हैं जहां के विद्यार्थियों की दिन की शुरुआत तत्व ज्ञान के श्रवण से और दिन का समापन भी तत्व ज्ञान के श्रवण से होता है। निरंतर जिनवानी का अध्ययन मनन, जिनवानी की गहराइयों में गोता लगाना, ये हमारे विद्यार्थियों की विशेषता है। 5 वर्ष यहाँ रह करके अध्ययन करते हैं और यहाँ रह करके 50 से अधिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। संस्कृत भाषा में भी निपुण होते हैं। इस प्रकार हमारे महाविद्यालय का परिचय है। सहसा आपका कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ पधारना हुआ, आदरणीय परमात्म जी से गहरी चर्चा हुई। आज किसी और कार्यक्रम से वे आए जयपुर और उन्होंने इच्छा जाहिर की विद्यार्थियों से हमें कुछ चर्चा करनी है। सहर्ष स्वीकृति आदरणीय परमात्म जी और शांति जी साहब की मिली। ये तदर्थ आप हमारे बीच में पधारे हैं। पुनः सभी विद्यार्थी की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपका करता हूँ। शास्त्री वर्ग के तीनों कक्षा के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ उपाध्याय वर्ग के विद्यार्थी भी हैं, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ के। बाकी 3 कक्षा के विद्यार्थी शास्त्री वर्ग के हैं, यहाँ उपस्थित हैं। बिना किसी विलंब के आप हमारे बीच में पधारे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब से तिलक एवं माला पहना करके आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत करें। करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत कार्य की अनुमोदना हम यहां से करते हैं। उन्हें अंग वस्त्र प्रदान करने के लिए ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भारिल साहब से निवेदन करता हूं। साहित्य भेंट के लिए भी मैं पुनः आदरणीय परमात्म जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, साहित्य भेंट करें। हमारे ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित कुछ साहित्य, साथ ही साथ पंचतीर्थ जिनालय का चित्र भेंट करने के लिए पंडित गौरव जी शास्त्री उकलकर एवं पंडित अमन जी शास्त्री जो हमारे विद्यालय के अधीक्षक हैं, दोनों से निवेदन करता हूं पंचतीर्थ जिनालय का चित्र आदरणीय डॉक्टर साहब को प्रदान करें। और आदरणीय डॉक्टर साहब का परिचय प्रस्तुत करने के लिए शास्त्री द्वितीय वर्ष से आदित्य जैन मुंबई को मैं आवाज देता हूं, वे यहाँ पर आए। आदरणीय डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के बारे में वैसे तो बहुत विस्तार से उनका परिचय है, सामान्य कुछ परिचय यहाँ से प्रस्तुत करने के लिए आदित्य जैन मुंबई शास्त्री द्वितीय वर्ष। Jai Jinendra. I'll be presenting the introduction and achievements of our guest, Dr. Ashok G. Jetawat today. Dr. Ashok Jetawat is the Chief Coordinator of International Forum for Jain Education. After completing graduation in engineering, he did MTech, MBA and Masters in 3 other disciplines. He did his doctorate in e-governance. Dr. Jetawat was facilitated as Scroll of Honor by the Institution of Engineers India on 43rd Engineers Day towards the contribution and services for the engineering fraternity at large. Dr. Jetawat was given the Award of Fellowship 2019-20 by the National Council of Indian Institute of Industrial Engineering. Hundreds of corporates from various organizations have benefited from the seminars given by Dr. Jetawat. He is also a guiding force for the prisoners of Udaipur Central Jail. He has delivered seminars in many corporate houses and Chamber of Commerce and Industries. He is the member of Special Interest Group on E-Governance of Computer Society of India. He is also the professor and research guide in the university. 13 students have already completed PhD under his guidance and 8 more students are doing research with him.
He is the life member of CSI, IE India, IIE, IIMM, ISTD, Vigyan Samiti, JES and many other professional bodies. He is also the active member of Internet Governance Capacity Building Program, whose head office is in Genwa. Dr. Jetawat has published more than 50 research papers in national, international journals and conferences. He has been the member of organizing committee for various national and international seminars and workshops. Dr. Jetawat was also awarded the fellowship from the Institution of Engineers India in 2023. He is the Vice Chairman of Vocational Training Program of NSDC Government of India being conducted by the Udaipur Chamber of Commerce and Industries. I feel honored to present and host a guest like Dr. Jetawat between us today. Thank you. अब मैं बिना किसी हाँ। 1 मिनट लूंगा मैं बीच में। वैसे इतना जो आपके संबंध में सुना वो जितना इंटरनेशनल लेवल के हैं उतने ही जमीन से जुड़े हुए हैं और मुमुक्षु परिवार से हैं। बचपन से ही पूरा आदरणीय दादा का प्रवचन सुनते हुए इसी माहौल में आप बड़े हुए हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए भले ही बाहर घूम रहे हो लेकिन धार्मिक संस्कार और तत्व ज्ञान के संस्कार बराबर उनके अंदर है और इंटरनेशनल लेवल पर जो कार्य हो रहा है उसमें आपका योगदान आगे कैसे हो सकता है इसके लिए आपके बीच में वो चर्चा करने के लिए आए हैं। एक गिलास पानी है रख दो। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सभी? मेरे को पता है आप सभी सुबह से पढ़ाई करते करते और लंच के बाद का जो सेशन होता है वो बड़ा टफ होता है ना? तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको मज़ा आएगा और आपके करियर के लिए भी काम आएगी। तो बस एक चीज़ मेरे को चाहिए कि आप सभी के आई कांटेक्ट मेरे साथ रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और कुछ लोग मेरे साथ नहीं होते हैं तो फिर मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, तो फिर मेरा फोकस सारा उसी बच्चे की तरफ रहता है। सो प्लीज़ हैव आई कांटेक्ट विथ मी। अभी लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि जो कुछ भी आज हम यहाँ बात करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है और यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आपके साथ मतलब रूबरू हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सौभाग्य नहीं मिलता है, तो उनको हम आज का जो रिकॉर्डिंग उनको भेजेंगे। तो यदि कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप उसका रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे या शायद अपलोड वो हो रहे होंगे तो वो बाद में देख सकते। अभी सिर्फ आपको आधा पौन घंटा हम आपके साथ रहेंगे, 45 मिनट में आपके साथ बोलूँगा और 15 मिनट क्वेश्चन आंसर। और ये जो सेशन है ये सेशन आज हो सकता है कुछ बच्चों के लिए एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो सकता है। कारण क्या है कि जेनोलॉजी में करियर, इसके बारे में हम बात करें और करियर इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड वो क्या है। क्योंकि आप सभी जेनोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी डॉक्टर शांति प्रसाद जी ने बताया था कि कई सारे ग्रंथ जब तक आपके एजुकेशन होती है तब तक आप कंप्लीट कर लेते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि हम दादा के प्रवचन सुन सुन के बड़े हुए हैं और उनका नाम सुन सुन के, और मेरे जो बड़े पापा थे, मेरे अंकल जी थे, तो वो सभी पूरा समर्पित धर्म के प्रति उन्होंने कई सारे ट्रस्ट भी बनाए। तो मैं उस परिवार से आता हूँ और आदरणीय परमात्मा जी से पिछली बार मैं आया था तो उनसे बातचीत हुई थी और शांति प्रसाद डॉक्टर साहब से और वाइस प्रिंसिपल साहब से, उन सब से मेरी चर्चा हुई। तो अभी हम एक मिशन पे हैं और मिशन ये है कि जेनोलॉजी में डिमांड एंड सप्लाई, इसके बारे में अपन बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो बच्चे जिनका आई कांटेक्ट मेरे साथ नहीं होता तो मेरा फोकस उसी तरफ होता है तो आप सब 45 मिनट मेरे साथ रहे। अब अभी हो क्या रहा है कि टोडरमल स्मारक में बहुत अच्छी एजुकेशन हो रही,
ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि बचपन से जब मेरी 65 इयर्स की एज हो गई, और टोटल स्मारक के बारे में तो सुन सुन के हम बड़े हुए। जब भी पोल्यूशन होता तो यहाँ के पंडित जी हमें 10 दिन तक मतलब है कि हमें लाभान्वित करते हैं, और देश में हर कोने में यहाँ के जो प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं ना कि मेन पावर इन जेनोलॉजी, वो पहुँचे हुए और अपनी ख्याति से उन्होंने काम किया है। लेकिन यदि हम बात करें विश्व की, कुल कितने देश हैं? 190 से ऊपर, कितने? 195। अब अनफॉर्चुनेटली विदेशों में जैन कौन है, जैनोलॉजी क्या होती है, किसी को पता नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 2005 तक तो जैन धर्म क्या होता है वो भी पता नहीं था। इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है कि हमने अपने धर्म को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट, हमने कभी इसको स्प्रेड करने के, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हाँ ठीक है, हमने कभी कोशिश नहीं की, हमने छुपा के रखा कि नहीं इसका कहीं हमारे धर्म का मिसयूज नहीं हो जाए, तो हमने उसको छुपा के रखने की कोशिश की। 2005 में कुछ, मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि कुछ लोगों ने कोशिश की अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, कि नहीं भाई हमारा भी, हमने पूरी ज़िंदगी भारत से आए और यहाँ मतलब है कि भारत देश से मतलब सब पल पढ़ के पढ़ाई लिखाई करके बड़े हुए और वहाँ पे करोड़ों रुपए कमाए, तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म के लिए कुछ करें। तो वो आए, इंडिया में आए, और फिर उन्होंने अमेरिका में कुछ स्टार्ट किया। वो पूरी जर्नी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में करीब 55 यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं। कितनी? 55 यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं, एंडाउड चेयर और एंडाउमेंट प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स, ये सारे विदेशों में और भारत में भी अभी कई जगह हैं। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो जैन एजुकेशन करते, पीएचडी करते, एमए करते, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता। तो जॉब नहीं मिलता तो वो छोटा मोटा कोई काम करके, रिचुअल्स करके, कोई पूजा पाठ करके अपना भरण पोषण करते हैं। एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये है कि जहाँ जरूरत है वहाँ पे मैन पावर नहीं है, हमें अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छे स्कॉलर्स नहीं मिल रहे। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई है कि कई सारी जगह जरूरत है लेकिन मिल नहीं रहे, और जहाँ हैं उनको उनके जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली उनको उनका काम नहीं मिल रहा। तो डिमांड एंड सप्लाई, इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं? और आदरणीय बारिल साहब का मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि इन्होंने मौका दिया मेरे को कि आपसे इंटरेक्शन करने का। मैं एक बात बताऊं कि अभी थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले, टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक हमें रिसर्च स्कॉलर की जरूरत पड़ी। तो मैंने, क्या नाम है उनका, स्वानुभव को बोला, मैंने कहा यार देखो आपके यहाँ है तो आप मेरे को भेजो, कोई स्कॉलर को भेजो। और मैं आपको बता दूं, एक बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी 4 करोड़ रुपए खर्च करती। कितने? 4 करोड़ रुपए खर्च करती है। करीब 6 से 7 साल का पीएचडी का प्रोग्राम है। आपको पता था ये बात? आपको पता था ये बात? अब हम ये चाहते हैं कि आप में से कुछ बच्चे हमारे तैयार हों, और ऐसे बच्चे कि जिनको, हाँ नहीं मेरे को आगे बढ़ना है। देखिए पहली बात है कि आप यहां आए तो आगे बढ़ गए, एक तरह से 90% तक का सफर तो आपने तय कर लिया है, समझ रहे ना? 1 से 90 तक की गिनती आप कर चुके हैं। अब आपको गिनती करनी 91 से लगा करके 100 तक की, तो वो हम मिलके करें ना। हम कुछ बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई करें, कुछ बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई करें जो वास्तव में इंटरेस्टेड हो, तो फिर उनकी यदि कम्युनिकेशन स्किल कमजोर हो तो हम उस पर फोकस करें, उनकी अलग से क्लास, क्योंकि बाहर जितने भी जो एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में होती है। तो हम उनकी इंग्लिश, जैसे आपको धर्म का पूरा नॉलेज है, आगम का पूरा नॉलेज है, शास्त्रों का नॉलेज है, लेकिन जहां आपको आपके नॉलेज को कन्वे कर रहा है वहां आप बोल नहीं पाते हो। जब वर्ड फोरम पे आपको स्टेज पे ले जाए और 10 मिनट आप खड़े नहीं रह पाते हो, तो फिर आपका नॉलेज तो काम का नहीं है ना। और उसमें कमी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल की। और वो
स्किल का जो 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 वेटेज होता है वो वेटेज सिर्फ 5 से 7% होता है। 95% तो आप जो ये ग्रंथों का अध्ययन करो उसका वेटेज होता है। आप मेरी बात समझे ना। तो हमें ये आइडेंटिफाई में आज पर्टिकुलर मेरा पर्पज यहाँ आने का ये है कि मैं आइडेंटिफाई करूँ। कॉर्डलेस ले लीजिए जी अच्छा लिया ठीक। तो मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि कितने बच्चे हैं जो हमारे जो पैरामीटर से इस पे खरे उतरते हैं। फिर हम उन बच्चों को आपके मैनेजमेंट से बात करके, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आपको यहीं पे स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, लेकिन आपको वर्ल्ड क्लास तैयारी कराएंगे। आप मेरी बात समझे ना। उनको 1-2 घंटा एक्स्ट्रा डेली की कुछ और स्पेशल क्लासेस करके, क्योंकि हमें तो चाहिए ना। अभी जितने प्रोफेसर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जितनी यूनिवर्सिटीज में, 95% से ज्यादा अजैन है, नॉन जैन है। कितने? 95% से ज्यादा नॉन जैन है। और वो क्यों लगे हुए हैं? वो कमजोरी हमारी है कि हम कम्युनिकेशन स्किल में फेल हो जाते हैं। नॉलेज हमारे पास बहुत है, लेकिन हम प्रेजेंटेबल नहीं है। आप मेरी बात समझे ना कि वी आर नॉट प्रेजेंटेबल। तो वो प्रेजेंटेबल कैसे बन सकते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड के 44 स्कॉलर्स इकट्ठे हुए अभी इसी महीने, और उन्होंने 3 दिन एनालिसिस किया कि क्या किया जाए, कैसे हम स्कॉलर्स को तैयार करें। और जब हमें स्कॉलर्स की जरूरत पड़ती है तो हिंदुस्तान में सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है कहां पे? कहां पे? टोडरमल स्मारक पे। क्योंकि टेस्टेड प्रोडक्ट है यहां का। आप समझ रहे ना कि वर्षों से हम देखते आए हैं, आज दिन तक कहीं कोई हमने क्वालिटी देखी है। और न सिर्फ एक शहर में देखी, पूरे हिंदुस्तान में हमने यहाँ की क्वालिटी देखी और पूरे विश्व में क्वालिटी देखी। अब मैं बताऊं कि ये जो 55 जगह हमारे प्रोफेसर से, हमारी चेयर से, अब एक्सपेंडिचर कितना वो मैं आपको बता दूं। कोई भी यूनिवर्सिटी में हम जाएं और वो बोलते हैं कि भाई आपको एक चेयर एस्टेब्लिश करना है, तो वो फ्री में तो नहीं करेंगे। वो तो जैन यूनिवर्सिटी थोड़ी है, वो तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। तो अब उनको बोले कि भाई आप जैन चेयर एस्टेब्लिश करो, आप क्या जैन डिपार्टमेंट खोलो। वो बोले हम क्यों करेंगे भाई, हमें क्या फायदा। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, हम आपको खर्चा देते। तो ऑन एन एवरेज एक यूनिवर्सिटी में एक जैन चेयर के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए डोनर को जमा कराने होते हैं। कितने? 40 से 50 करोड़ रुपए। कुछ यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, रैंकिंग नहीं है, तो वहां पे 20 करोड़ भी है, लेकिन 10 करोड़ से 40 करोड़ तक का एक्सपेंडिचर है। और जितना डोनर्स वहां पे यूनिवर्सिटी में पैसा जमा कराते हैं, उससे डबल या उतना पैसा यूनिवर्सिटी खुद भी एक जमा कराती है और एक अलग रखती है। पैसा तो यूनिवर्सिटी के पास रहता है, लेकिन एक उसका एक अलग से कॉर्पोरेट फंड बना देते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी का जो पैसा है ना, यूनिवर्सिटी के पैसे के इंटरेस्ट से तो जो प्रोफेसर अपन अपॉइंट कर रहे हैं उसको लाइफ लॉन्ग तक उसको सैलरी देते हैं। तो जब तक यूनिवर्सिटी है तब तक वो प्रोफेसरशिप रहेगी। वो रिटायर होगा तो कोई नया प्रोफेसर आ जाएगा। मेरी बात समझे ना। और मैं आपको ये सब बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप में से कुछ प्रोडक्ट को मेरे को मतलब है कि कुछ बच्चों को तैयार करना है और यहीं पे तैयारी करवानी है। और जो डोनर्स का जो पैसा है उसके इंटरेस्ट से वो जैसे प्रोफेसर होता है ना, तो वहां पे रिसर्च होती है तो ऑटोनोमस होता है वहां पे। यूनाइटेड स्टेट या इंग्लैंड या जो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे प्रोफेसर को पूरा मतलब राइट होता है कि वो कौन सी कॉन्फ्रेंस में जाए, कौन सा रिसर्च पेपर लिखे, कहीं विदेश में जाए, तो वो सारे डिसीजन वो प्रोफेसर को रहता है। लेकिन वो ईमानदारी से काम करते हैं, तो उसके इंटरेस्ट से
उनका खर्चा चलता है। तो मतलब एक बार एक चेयर एस्टेब्लिश हो गई तो ऑटो मोड में चलती रहती है, जब तक वो यूनिवर्सिटी रहेगी वो चेयर रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अभी भी कई सारी जगह पोजीशंस खाली है और कैंडिडेट नहीं है। पोजीशंस खाली है और कैंडिडेट नहीं है। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कैंडिडेट है लेकिन उनके पास काम नहीं, और काम नहीं है तो उससे क्या हो रहा है, ये एक पूरा साइकिल है, इकोसिस्टम है कि यदि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में कुछ स्कॉलर्स निकले और उनको काम नहीं मिला, भाई आजीविका तो चलानी पड़ेगी ना। अब आपने जेनोलॉजी पढ़ी, ठीक है ना, और कुछ अध्ययन किया नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ाई की नहीं, और कुछ नहीं किया, या डॉक्टरी नहीं की, या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की, बीकॉम नहीं किया, सीए नहीं किया, सिर्फ जेनोलॉजी पढ़ी की, तो उसके बाद में भरण पोषण के लिए सर्वाइविंग तो आपको करना पड़ेगा ना। तो सर्वाइविंग के लिए आपको, और वो भी सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि कोई आपको वो दे रहा है कि आपको ऑब्लाइज कर रहा है कि ये दे दो, पंडित जी को दे दो, ये नहीं, ससम्मान। आपने भी तो मेहनत की है ना, तो मेहनत की तो आपका अधिकार है, तो आपको पूरा अधिकार है ससम्मान जीने का और एक ऑनरफुल लाइफ जीने का। अब वो लाइफ नहीं मिलेगी तो क्या होगा, नए एडमिशन नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे ना? यदि जो पहले के बच्चे निकल गए उनको सही प्लेसमेंट या सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो क्या होगा, नए एडमिशन नहीं होंगे। नए एडमिशन नहीं होंगे तो थोड़े साल यूनिवर्सिटी चलाएगी और फिर वो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है। उज्जैन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, वहाँ ताले लगे हुए हैं। अभी गुजरात यूनिवर्सिटी में मतलब है कि वहाँ पे वो जो प्रोफेसर थे रिटायर हो गए, उसके बाद एडमिशन नहीं हुए तो वो डिपार्टमेंट बंद हो गया मतलब ऑलमोस्ट इट इज ऑन द स्टेज ऑफ क्लोजिंग द डिपार्टमेंट। ऐसी मैसूर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था, मैसूर यूनिवर्सिटी में वो अभी बंद होने के कगार में। तो अब एक बात और बताओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी जैन डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत होती है, काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। मतलब मैसूर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, आज से करीब 40 साल पहले करीब 15-20 लाख रुपए, जो आज के तो करोड़ों रुपए होते हैं, खर्च करके उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। 40-50 साल तक वो चेयर चली और आज ये स्थिति है कि वहाँ पे एडमिशन्स नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी बंद, और एडमिशन भी नहीं है और प्रोफेसर भी नहीं मिल रहे। अब ये जिम्मेदारी किसकी, हम सब की, हम लोग मैनेजमेंट की और आप बच्चों की, कि आप उस लेवल के बन नहीं पा रहे हो, और हमारी एक, हम आपको उस लेवल पे तैयार नहीं कर पा रहे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन है ये एक पूरा इंटरैक्टिव सेशन है। इंटरैक्टिव सेशन का मतलब मेरे को कम बोलना और आपको ज़्यादा बोलना, आपके क्वेश्चन आंसर। तो मेरे सेशन के बाद में जितने भी सवाल है आप पूछिए, और पूरी दुनिया आपकी बात को सुन रही है, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बात है पूरी दुनिया तक, आज जो भी मैं बात करूंगा वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। तो आपको अपने क्वेश्चंस तैयार रखने। आज का दिन बहुत ही शुभ है मेरे लिए, क्योंकि जयपुर में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से स्टेट लेवल का एमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड मेरे को शाम को मिलने जा रहा है। तो आज सुबह मैं पहुंच गया था, तो चूंकि शाम को 6 बजे मेरा प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा कि अभी उस समय का सदुपयोग कैसे करें। तो वो तो हमारे धर्म में है कि हर क्षण, ईच एंड एवरी क्लॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जैसा भी आपको पता है 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है, और देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य वो यही सोचते, हम तो सोचते हैं कि हम मोक्ष में चले जाए, मोक्ष तो इस पंचम काल में पॉसिबल नहीं है ना। तो देवता, यदि हम चाहते हैं हम देवता बन जाए, लेकिन देवता चाहते हैं हम मनुष्य बने। कैसे बन सकते हैं हम मनुष्य? और मनुष्य बन गए और फिर भी आपने इस जन्म को यदि यूटिलाइज नहीं किया और खाली अपने सर्वाइविंग के लिए ही काम करते रहे, तो वो तो घोड़े गधे भी करते हैं। फिर भगवान सोचते हैं इसको मनुष्य जन्म दिया, बेकार दिया यार, इसको वापस गधा बना दो। तो हमें अपने जीवन को सुधारना है ना, अपने जीवन को अपने लिए भी सुधारना है और दूसरों के लिए भी सुधारना है। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या स्कोप्स है, और उसमें आप ये देखिए, जैसे अपन कई बार पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर देखते हैं तो 3 घंटे तक अपन मूवी देखते हैं तो अपने को बोर नहीं होता, अपन थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? क्योंकि वो जो हीरो होता है तो हीरो को अपन ये मान के चलते कि ये मैं हूं, ऐसे ही होता है ना। एक साइकोलॉजी यही होती है कि आई एम दैट पर्सन। तो आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं।
आज का मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है, तो उसमें आप खाली ये आपको ये देखना है कि वेयर यू फिट योरसेल्फ इन दिस सिनेरियो। ये जो भी परिदृश्य, पूरा ग्लोबल परिदृश्य है, उसमें आप कहाँ फिट होते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, आज के परिदृश्य में क्या होता है, जेएनयू की क्या पोजीशन है। करीब करीब सब जेएनयू है, सब जेएनयू बात कर। तो हमारी पॉपुलेशन 0.4%, कितनी 0.4% पॉपुलेशन है। 65% डोनेशन हम देते हैं, पूरे कंट्री का 65% डोनेशन हम लोग देते हैं। 24% जीडीपी को हम शेयर करते हैं, जो कंट्री की 24% जीडीपी है वो शेयर करते हैं। इसका मतलब हम वर्चफुल है, हम सामर्थ्यवान है। वो सामर्थ्यवान इसलिए क्योंकि हमारे कोई बुरे हैबिट्स नहीं होते। हम क्यों सामर्थ्यवान है, क्योंकि हमारा सारा पैसा बुरी आदतों में जाता ही नहीं है। अब सामर्थ्यवान है, जब आदमी के पास कुछ पैसा हो जाता है तो वो सोचता है, क्या सोचता है कि उसका कुछ पैसा धर्म के कार्यों में भी लगे, सोचता है ना। तो धर्म के कार्यों में दो तरह के धार्मिक कार्य हो सकते हैं। एक तो मंदिर या उस तरह के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाओ, और दूसरा विद्या। मंदिरों की स्थिति यह है कि नए नए मंदिर बनते जा रहे हो, पुराने मंदिर की हालत खराब हो रही। मैं अभी चेन्नई में गया था, मतलब वहां पे तमिलनाडु में गया था। कई सारे मंदिर ऐसे हैं, एक एक पुजारी और उस मंदिर के साथ में 100 एकड़ जमीन अटैच्ड है, और उसको देखने वाला एक पुजारी है, और उसकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये। वो मंदिर की सफाई भी करता है और 100 एकड़ जमीन की देखभाल भी करता है। कई सारे इंक्रोचमेंट हो गए। तो ऐसे तमिलनाडु, साउथ में, कर्नाटका में कई जगह ये स्थिति है कि हमारे कई सारे पुराने मंदिर ऐसी है, कोई देखभाल करने वाला नहीं। अब रहा सवाल इसका एजुकेशन का। ये बताओ कि कई सारे, जैसे अपन क्रिश्चियन की बात करते हैं, कई सारे सेंट पॉल, सेंट मैरीज, आप समझ रहे हैं ना, सेंट ग्रेवियर, कई सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ हम एडमिशन के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, करोड़ों रुपए डोनेशन देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे एस्टेब्लिशमेंट बताओ, 5 ऐसे जेनोलॉजी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बता दो जो वर्ल्ड क्लास हो, बताइए, कोई बता सकता है? 5 ऐसे बता दो, एक ही बता दो चलो। तो ये कमी किसकी है? ये कमी किसकी है? हमारी है ना, कि हम वर्ल्ड क्लास के कोई एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं कर पाए, हम यूनिवर्सिटीज तैयार नहीं कर पाए, हम हॉस्पिटल तैयार नहीं कर पाए। क्योंकि इनमें यदि हम पैसा देंगे तो एक बार पैसा डाल दिया तो फिर एक बार वो सेटअप जम गया तो फिर लाइफ लॉन्ग तक वो कमा के आपको वापस देगा। और देखिए, ये आप यूथ है, तो मेरा आप सब लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि जो मैं आज विचार दे रहा हूँ उस विचार को आगे बढ़ाए, उसमें मनन करे, और कहीं आपको कहीं गाड़ी रुके तो वापस हमारे से बात करें। तो हमें इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट बनाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? मानते हो ना कि जरूरत है हमारे खुद के भी एस्टेब्लिशमेंट हो। अभी डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, शांति प्रसाद जी से। ही इज ए पीएचडी, मैं पीएचडी डॉक्टर हूं, एंड यू विल सरप्राइज, हमारे अंडर में पीएचडी करने के लिए 2 साल की क्यू लगती है। 2 साल तक आदमी वेट करता है कि सर के अंडर, क्योंकि एक प्रोफेसर के अंडर में 8 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो के सर के अंडर में किसकी पीएचडी हो और वो वापस अंदर आ जाए, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मैं सर को कह रहा था कि आपके अंडर में भी 8 बच्चे हो क्यों नहीं है, कि यहाँ बिजी हो। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, कम से कम 8 बच्चे आपके अंडर में हम देंगे रिसर्च स्कॉलर करने के लिए, क्योंकि ये जो भी पीएचडी है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि आगे रिसर्च स्कॉलर्स तैयार करें। आप मेरी बात समझे ना? तो इसी के लिए हमने एक कोलैबोरेशन किया अभी थोड़े दिन पहले सुमनदीप यूनिवर्सिटी से। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बना रहे हैं कि एक जेनोलॉजी डिपार्टमेंट का एक्सीलेंट सेंटर, वर्ल्ड क्लास का कैसे हो सकता है, वो बना रहे हैं। और अभी इस 31 जनवरी को हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे, और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड के सारे विद्वान आएंगे। हम उनको आने जाने का किराया, वहाँ रहने का, खाने पीने का, और साथ में हर विद्वान जिसका कि वहाँ पे पेपर प्रेजेंट होगा उसको मतलब रेम्यूनरेशन भी देंगे। क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक लोग आएंगे नहीं। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
आपको रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी और उनकी जो विद्वानों के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा और बिना मांगे उनको देना पड़ेगा। वो मांगेगा नहीं, विद्वान कभी मांगता नहीं। तो वहां पे हम कुछ एफिलिएशंस करेंगे, वहां पे कुछ रिसर्च एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि जेनोलॉजी में देखिए कई अभी 2016 में 2017 में कुछ विद्वानों ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया और उनका बेसिक प्रिंसिपल था जेनोलॉजी, लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके जो कुछ एस्टेब्लिश किया वो तो हमारे तीर्थंकरों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अब इसको प्रूव किया और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो जब वो कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था, अपन ने बात हो गई है कि हमें एक तो इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर्स की आवश्यकता है जो इंग्लिश में बात कर सके। आपका जो भी नॉलेज है आपके पास, यू मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट इट ग्लोबली। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहां जरूरत होगी, जो हमें लगेगा या आपका मैनेजमेंट बताएगा कि ये बच्चा अच्छा है, तो उसको हम ट्रेन करेंगे, नंबर 1। फिर दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ग्लोबली हमें पूरे इंडिया में, देखिए आपको पता है कि इंडिया तो ऐसी, हमारी जन्मभूमि तो ऐसी है, हमारा देश ऐसा है, तीर्थंकर सारे यही हुए और पूरे वर्ल्ड में कहीं तीर्थंकर नहीं हुए। तो पूरी दुनिया में कितना भी काम कर लो, आना तो उनको हिंदुस्तान में पड़ेगा, क्योंकि तीर्थंकर सारे यहाँ हुए। एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ी सरप्राइजिंग, जितने भी डोनर्स है करीब 1600 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके। कितने? 1600 करोड़ रुपए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अभी तक खर्च हो चुके, जिसमें यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन भी हो गया और डोनर्स का कंट्रीब्यूशन भी हो गया। लेकिन एक भी चेयर किसी भी डोनर के नाम से नहीं, सारी चेयर्स तीर्थंकर्स के नाम से। कुछ चेयर ऐसी हैं जो अपने कांजी स्वामी के नाम से 2 चेयर्स हैं, कुछ चेयर ऐसे हैं जो श्रीमद रायचंद्र जी के नाम से हैं, कुछ चेयर कुछ हमारे बहुत बड़े संत हुए उनके नाम से, लेकिन एक भी चेयर किसी डोनर के नाम से नहीं है। जो डोनेशन देते वो कहते मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। क्या बोलते हैं? मेरा नाम नहीं कहीं आना नहीं चाहिए, शो मस्ट गो ऑन विदाउट माई नेम। और बड़े सर्स वो अपना डोनेशन देते हैं। तो ये आपने जैनिज्म क्यों है, तो ये अपन बात कर चुके हैं। अब हमारा मकसद ये है कि एजुकेट करें, ट्रेन करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें आप लोगों को। तो जो मैं आज यहाँ आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ और आपको बताऊँ कि आप जो कर रहे हो बहुत पवित्र काम है, बहुत बढ़िया काम है और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस ये है कि थोड़ा सा जो लास्ट लेवल का 1-2% रिफाइनमेंट होता है ना, उसकी आवश्यकता है। तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो ये एक डायलॉग हम स्टार्ट करें यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। इंडिया में भी कई सारी हमारी चेयर्स हैं, तो उनमें एक डायलॉग बनाएं, यूनिवर्सिटी से बात करें, चेयर से एस्टेब्लिश। चेयर समझते हो ना क्या होता है? जैन चेयर्स का मतलब एक जो एक प्रोफेसर होता है। इंडाउट चेयर, एक तो 2 शब्द होते हैं, इंडाउट चेयर्स और इंडाउट प्रोफेसर। इंडाउट चेयर का मतलब बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन होती है, उसमें जो प्रोफेसर को अपॉइंट करते हैं वो वर्ल्ड क्लास एक प्रोफेसर होता है, काफ़ी रिनाउंड प्रोफेसर होता है और बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड होता है। और उसके बाद में आता है इंडाउट प्रोफेसर, तो वो उससे एक सेकंड कैटेगरी होती है, लेकिन वो भी रेस्पेक्टेबल होता है और काफ़ी सीनियर होता है। तो ये इस तरह का हम नेगोशिएट करें, MOU करें यूनिवर्सिटी के साथ में और हम जेनोलॉजी को आगे बढ़ाएं। वहाँ पे मॉनिटर करें फैकल्टी को कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे कि नहीं दे रहे, ये सारा हम काम करें। और लोकल जैन सेंटर्स जहाँ भी है, जैसे जहाँ जहाँ जेनोलॉजी का कार्य हो रहा है, तो उनके साथ हम कोलेब्रेशन करें। तो ये सारा मैंने बताया था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ISJS नाम सुना किसी ने? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जैन स्टडीज, ये 2005 में एस्टेब्लिश हुआ। अभी आपने सुना होगा कि पुणे में एक जैन म्यूजियम स्टार्ट किया था अभय फिरोदिया जी ने। एक अकेले आदमी ने 450 करोड़ रुपए लगाए। कितने? 4। अक्षरधाम में किसी ने देखा वो म्यूजियम? अक्षरधाम आपने किसी ने? जैसे अक्षरधाम में होता है ना, उससे कई गुना बेटर वो जैनोलॉजी का, उसको देखने में करीब 6 घंटे लगते हैं। 1500 रुपये उसका टिकट है देखने का।
अभी उसका टिकट कम करके 500 रुपये कर दिया, लेकिन बहुत शानदार जेनोलॉजी के सारे आगम के सारे प्रिंसिपल्स, आपको कभी मौका मिले पुणे जाने का तो मिस मत करना। तो वो हमने स्टार्ट किया। अभय फिरोदिया जी के बारे में मैं आपसे बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से हम जैन एकेडमिक चेयर्स, इंडोर चेयर्स, प्रोफेसर्स, पोस्ट डॉक्टरेट क्या होता है, पीएचडी के बाद जो डॉक्टरेट होती है उसको पोस्ट डॉक्टरेट बोलते हैं। एनुअल लेक्चर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, ये सारे हम करें अलग अलग यूनिवर्सिटी में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार थोड़ा सा हाथ खड़े करो, सब चीजें ठीक चल रही, या मैं थोड़ा सा फास्ट करो, हाथ खड़े करो, किसको मजा आ रहा है आज के लेक्चर का? पूरे हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, इसका मतलब कनेक्शन है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था ना 2017 में 3 साइंटिस्ट, जेफरी सी हॉल, माइकल रोबस और माइकल यंग, इन्होंने सर्केडियम रिदम के ऊपर पीएचडी मिली उनको। और सर्केडियम रिदम क्या होता है, हम जेनोलॉजी में देखे शाम को 6 बजे खाना खा लो, उसके बाद भोजन नहीं करना, ये तो हम बचपन से जब से पैदा हुए तब से हम कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे वो प्रूव किया, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद में उन्होंने जो चीज प्रूव की, वो हमारे घरों में, तो हम जब से हम पैदा हुए तब से हमारे घरों में वो चीज है कि हमारा 24 आवर्स का साइकिल कैसे होता है कि सुबह उठ के ब्रश व्रश करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके बाद में नाश्ता करते हैं। तो जो आपका 24 आवर्स का साइकिल है उसको क्या बोलते हैं? सर्केडियन रिदम। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उनको, इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल गया। और पूरी दुनिया मानने लगी कि जो जेनोलॉजी का जो प्रिंसिपल बिल्कुल सही है। अरे तुम अभी क्या बता रहे हो, तीर्थंकर ने हजारों साल पहले बता दिया, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन दुनिया तब मानती है जब हजारों करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, उसके बाद में मानती है। और हमारे ग्रंथों में तो सारी चीजें पहले से ही है। तो ये जो ISJS है, मैं जिसकी बात कर रहा था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? लर्न, ऑब्जर्व, विजुअलाइज एंड एक्सपर्टाइज। अब कई सारे प्रोग्राम्स इसमें है कि हम मतलब है कि 1 वीक के प्रोग्राम, 6 वीक्स के प्रोग्राम, 5 वीक के प्रोग्राम इंटरनेशनली करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी एक विंटर में प्रोग्राम होगा 10 दिन का। बेटा ये सब चीजें कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ मेरे साथ रखो, इसको रिकॉर्डिंग को सुन लेना। हम आपको सर इनको दे देंगे, अपन लिंक दे देंगे, क्योंकि वो फिर कनेक्शन टूट जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी ये विंटर में 10 दिन का एक विंटर प्रोग्राम है। इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, 10 दिन शाम को 6 से 9 बजे तक, ठीक है ना, 6 से 9 बजे तक 3 घंटे का प्रोग्राम है 10 दिन का। थोड़ा सा एक तो आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा एक्वेंटेंसी मिलेगी, सीखने को मौका मिलेगा, और दूसरा ये कि जो कुछ भी आपने पढ़ाई की उसका एक रिवीजन हो जाएगा 10 दिन में। तो प्लीज ज्वाइन दैट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन वो जो पेपर है वो वर्ल्ड क्लास पेपर्स हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज में इंडिया में या अब्रॉड में हम पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको बताऊं ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। 3 जने थे, डॉक्टर सुलेख जैन, डॉक्टर सुगन जैन और प्रोफेसर क्रोमवेल। ये इन तीनों ने मिलकर ISJS की स्थापना की थी 2005 में। और इनका ये एक वॉलेंटरी है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। और शुरुआत में इन्होंने कई सारे ये 4 वीक के 6 वीक के प्रोग्राम किए, और अभी तो बहुत ज़्यादा इसका पूरे वर्ल्ड ओवर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इसके सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय की कमी है तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। अब तक ISJS 1100 फॉरेन स्कॉलर्स को तैयार कर चुका। कितने? 1100 स्कॉलर्स को तैयार कर चुका इंग्लिश मीडियम में। और वहाँ पे जो ये 5 वीक का प्रोग्राम करते तो उनको 3 क्रेडिट मिलते हैं। तो वो क्रेडिट जैसे आज का होता है ना, क्रेडिट ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपने ये कोई प्रोग्राम किया तो आपको भी क्रेडिट मिल जाएगी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कोई प्रोग्राम आपके चल रहा है तो यूनिवर्सिटी के, चूँकि हमारा ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी के साथ, कई सारी यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन है, तो उन प्रोग्राम्स का भी क्रेडिट बच्चों को मिले। तो उस क्रेडिट को मिलने से क्या फायदा होगा, आप यदि मान लीजिए आगे फर्दर कोई स्टडी करने जा रहे हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो वो क्रेडिट का फायदा आपको मिल जाएगा। 3 क्रेडिट तो आपको 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट कम पढ़ने पड़े। तो हम आपके मैनेजमेंट के साथ बैठ के, इसीलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि पॉसिबल हो तो आप हमारे प्रोग्राम में रहें, तो हम क्या सोच रहे हैं और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट दे सकते हैं उसके बारे में अपन बात करें। तो जो कुछ भी पढ़ाई आपके यहाँ हो रही है,
यहाँ भी तो पढ़ाई हो रही है ना, सर क्लासें बराबर लेते रहते, पढ़ाई हो रही, एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन साथ में मेरी ये कोशिश ये रहे उसका आपको क्रेडिट भी फायदा मिले। समझ गए ना, क्रेडिट आप जानते हैं ना यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसका फायदे से क्या होगा, आगे फर्दर एजुकेशन में आप कहीं भी जाएंगे तो उस यूनिवर्सिटी में उतने क्रेडिट का आपको फायदा हो जाए। अभी मैं 5 वीक के लिए पुणे में था, मैं खुद भी था, तो वहां पे डेक्कन कॉलेज के साथ उनका कोलैबोरेशन है, तो डेक्कन यूनिवर्सिटी ने हमें सबको सर्टिफिकेट दिया 5 क्रेडिट का। तो वो 5 क्रेडिट यदि मान लीजिए मैं या जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो 5 क्रेडिट उनका ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गए, तो उनको उतना सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ेगा। तो आपको तो फायदा हुआ ना। तो हम कोशिश करेंगे कि यहां भी हम क्या कर सकते हैं। अभी कई सारे इंटरनेशनल वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सारे प्रोग्राम्स लगातार हो रहे हैं। ये जो मैंने आपको कहा था कि अभी पहले तो उन 3 स्कॉलर्स ने स्टार्ट किया था, फिर अभी अमर प्रेरणा ट्रस्ट है जिसके ओनर है अभय फिरोदिया जी, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया 2010 में। और ये जो अभय फिरोदिया जी आप जानते होंगे कौन है, फोर्स मोटर्स है ना, कई सारे आपने टेम्पो ट्रेवल्स देखे होंगे, उसके मालिक हैं। इंडिया में इनकी 57th पोजीशन है पैसे वालों में। तो इन्होंने वो जो म्यूजियम है ना, वो म्यूजियम वो उन्होंने अकेले पूरा कंट्रीब्यूशन इनका अकेले एक आदमी का कितने 450 करोड़ रुपए लगा के वो बनाया। अभी इनकी जो नेट वर्थ है $4.3 बिलियन है। अब ये सब आप लोगों के साथ हैं, यदि आप बन जाएंगे तो ये सब आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, आधी रात में तैयार है हम सभी। तो आप ये अपने आप को अकेला मत समझे, पूरी जैन कम्युनिटी आप लोगों के साथ में है। ये मेरे आने का मकसद यही आपको बताने का। एक डॉक्टर जसवंत मोदी है, यूएस में है, बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर हैं। एक अकेले पर्सन जसवंत भाई मोदी ने 450 करोड़ रुपए डोनेट की। कितने? एक बार ताली बजा दो इनके लिए। और 450 करोड़ रुपए डोनेट करने के बाद में इन्होंने कहा मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। क्या बोला? मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली पिछले 15 दिन पहले राइस यूनिवर्सिटी में एक वो चेयर एस्टेब्लिश की 55th, और इन्होंने 6 करोड़ रुपए दिए उसमें से। उस चेयर का इनॉग्रेशन 19 अक्टूबर को होगा। कितनी? ये जो अक्टूबर में 19 अक्टूबर को होगा। मैं लिंक भेज दूंगा। इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स है ना, तो वो प्रोग्राम्स आप लोगों को भी इंटरेस्ट हो तो आप लोगों को भी आपका मैनेजमेंट बताता रहेगा। मैं यहाँ पे तो इनको भेजता ही रहता हूँ। सो जसवंत भाई मोदी, यदि ये सुबह शाम का टाइम होता तो हो सकता है मैं आपको इनसे कनेक्ट भी करवा देता, क्योंकि मेरी तो रोज ऑलमोस्ट बात होती रहती है। तो ये है, इस तरह के लोग मतलब है कि पूरी दुनिया में अपने साथ है। अब ये कई सारी एक्टिविटीज है। देखिए 2005 में ISJ स्टार्ट हुआ, 2010 में पहली इंडोर चेयर एस्टेब्लिश हुई, 2010 में पहली चेयर। फिर 2015 में 2 इंडोर चेयर एस्टेब्लिश हुई, 2018 में 45 चेयर हो गई। अब 2015 से 2018 तक 45 चेयर होगी। और आज की तारीख में कितनी है? आज की तारीख में कितनी? 55। कितनी है? 55 चेयर्स। ठीक है ना। अब ये सारे कई सारे यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे, SOS लंदन में 4 स्कॉलरशिप, प्राकृत में ये कई सारे है, मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 194 कंट्रीज हैं, अभी सिर्फ 15 कंट्री में हमारी जैन क्लासेज हैं। कितने? 15 कंट्री। कितनी बची हुई है? कितने देश बचे हुए हैं? हाँ, 180 के आसपास कंट्रीज बचे हुए, जिसमें अभी हमारा काम बाकी है। क्या है? हमारा काम बाकी है। अब आप मानते हो कि आपके लिए स्कोप कितना ज्यादा है? मानते हो ना? पूरा जिसको कहते हैं ना मैदान खाली है, कोई कंपटीटर है ही नहीं आपका। क्या है? पूरा मैदान खाली है, देयर इज नो कंपटीटर एज सच। इजराइल में हर्बी यूनिवर्सिटी, यूएसए में ये 3 यूनिवर्सिटी, कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है और एक रिसर्च स्कॉलर की भी वैकेंसी है, अभी खाली है पोजीशन। और मैंने कहा था एक स्कॉलर्स के साथ यूनिवर्सिटी 4 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
अब आप में से यदि कोई आपके मिलने वाले हो तो मतलब वी कैन सेंड द रिकमेंडेशन फॉर दैट स्टूडेंट, और उसकी तो लाइफ बन जाएगी। और नहीं, वो तो खाली स्टडी के लिए, उसके बाद में वो प्रोफेसर बनेगा, वो घर थोड़ी बैठेगा स्टडी करने के बाद, तो उसकी तो लाइफ बन गई ना उस बच्चे की। तो इस तरह से इंडिया में भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारी चेयर है, डेक्कन कॉलेज में है, नेपाल में लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में है, यूके में बर्मिंघम में। मैंने आपको कहा था ना कि अभी 44 रिसर्च स्कॉलर्स इकट्ठे हुए 3 दिन के लिए, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके में, और उन्होंने डिस्कस किया कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अभी जो वर्ल्ड क्लास है, ये थोड़ा सा 6-8 महीने पुरानी रिपोर्ट है कि अभी हमारी 9 इंडोर चेयर से 11 इंडोर प्रोफेसरशिप है, 3 पोजीशन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप है 10, 7 लेक्चरशिप है, 30 स्कॉलर्स है, 14 यूनिवर्सिटी में और अभी बातचीत चल रही है। तो ये सारे अभी करंट पोजीशंस हैं, ठीक है। और इस तरह से प्राकृत में तो पिछले 40 साल से काम हो रहा है। अभी 2 लैंग्वेज ऐसी है जिसमें काम बिल्कुल नहीं हुआ, एक तो तमिल और एक कन्नड़। तो इसमें काफ़ी सारा काम बाकी है। बहुत सारे शास्त्री जिनको कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं या कई सारे जो हमारे ग्रंथ हैं वो पढ़े, उनको ट्रांसलेट करना, तो काफ़ी सारा काम अभी चालू करना बाकी है। एक अरिहंत इंस्टीट्यूट है जैन यूनिवर्सिटी, वहाँ ऑनलाइन कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप चाहे तो अपन उसके बारे में अपन देख सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में कुछ प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, कई सारे उनके लेक्चर्स होते रहते हैं, हम आपको टाइम टू टाइम बता देंगे। तो आप चाहे तो जब भी मौका मिले प्लीज ज्वाइन देम। ये सारी करंट एकेडमिक पोजीशंस, इनको हम यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस होती है उनको ज्ञान मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान मंदिर। ज्ञान मंदिर है, ये भी तो ज्ञान मंदिर ही है ना। तो इन सभी को ज्ञान मंदिर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे मोहिनी जैन प्रेसिडेंशियल चेयर यूएस डेविस, वो खाली पड़ी अभी हमारे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिल रहा। इस तरह से भगवान अभिनंदन इंडोर चेयर जैन स्टडीज, ये भी खाली है। बाकी कहाँ कहाँ कौन कौन है तो वो सारा मैंने डिटेल बताया, अभी मैं रीड नहीं करूँगा, प्रेजेंटेशन मैंने सर को दे रखा है, किसी को देखना हो तो दे कैन सी। इसी तरह से यूएसए में ये 2, एक भगवान मल्लीनाथ प्रोफेसरशिप है, वो अभी वहाँ पे वैकेंसी। इस तरह से भगवान कुंथुनाथ जैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है लॉस एंजेलिस में, वहाँ भी वैकेंसी है। तो ये सारी हमें तो स्कॉलर मिल ही नहीं रहे, हम परेशान हो गए कहाँ से स्कॉलर ढूंढे। तो इसलिए आपके दरवाजे पे आए कि आप में से कुछ लोग तैयार हो और हमें सहायता करें। ये गुरुदेव कांजी स्वामी इंडोर चेयर है यहाँ पे, कहाँ पे? गैंसविल फ्लोरिडा में। जब मैं कहा था ना कुछ चेयर्स कांजी स्वामी के नाम से भी है। इसी तरह से एक चेयर और है गुरुदेव कांजी स्वामी के नाम से, भगवान नेमिनाथ इंडोर चेयर, जिसमें डॉक्टर क्रिस राहुल ये है। अब कोई भी इंडियन नहीं मिला तो फिर फॉरेनर को, मतलब है कि अंग्रेज को हमें अपॉइंट करना पड़ा। समझ रहे ना मेरी बात को। फिर एक कांजी स्वामी अरिजोन स्टेट यू टेम्पल, वहाँ भी है डॉक्टर नंदिता पुंज, जानते हैं सर अपन? डॉक्टर नंदिता पुंज, वो वहाँ पे प्रोफेसर है। तो ये हमारे 3 चेयर्स जो वर्ल्ड में है वो कांजी स्वामी जी के नाम से। फिर अदर जैन स्टडी प्रोग्राम्स इन यूएसए, ये कौन कौन है? तो ये आप देखिए, ये सारे जो है ना, ये सारे, पर ये सारे, एक डॉक्टर सुषमा वो इंग्लैंड मतलब इंडियन है, बाकी ये दोनों प्रोफेसर। आप प्रोफेसर के नाम देखेंगे, सारे नाम आपको अंग्रेज मिलेंगे। इसका मतलब है कि चेयर्स हमारी, और काम कौन कर रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे। तो हमें हमारे हक को हथियाना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे? एजुकेशन से और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से। एक मैंने कहा था श्रीमद रायचंद्र फेलोशिप पीएचडी प्रोग्राम है एक यूनिवर्सिटी में, जिसमें फेलोशिप में $40,000 हर बच्चे को मिलते हैं। ये 15 यूनिवर्सिटीज है यूएसए में, जहाँ पे कि हमारी जैन चेयर्स है। 15 यूनिवर्सिटी, ये देख लीजिए आप, यहाँ सभी जैन चेयर्स है। कनाडा में ये कई सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च स्कॉलर्स की भी जरूरत है और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जरूरत है, दोनों सीटें खाली पड़ी है।
फिर यूके में कहाँ ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं एक एक का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वी कैन सी द प्रेजेंटेशन, और ये सारी चेयर्स अवेलेबल है। यूके में ये दो प्रोफेसर्स हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये यूके में ये सारी जैन चेयर्स है। ये जो है ना SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। फिर इज़राइल में डॉक्टर डिमिट्री, वो इज़राइल में जैन चेयर्स को मतलब है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज़राइल जहाँ आपको पता है ना अभी युद्ध में चल रहा है, वहाँ भी हमारी जैन चेयर्स है। यूरोप में ये सारे कंट्रीज़ में जैन चेयर्स है। ये सारा बेल्जियम में, जर्मनी में, फ्रांस में, पेरिस में, इटली में, ये सारी जगह जैन चेयर्स हैं। फिर इंडिया में मैंने आपको कहा था, एक तो भगवान श्रेयासनाथ जैन स्टडी प्रोग्राम से, जिसमें डॉक्टर मुकुलराज मेहता वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक डेक्कन कॉलेज में हमारी चेयर है, और एक ISJS में भी हमारा कई सारे प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, वहाँ चल रहा है। फिर पाकिस्तान में भी है, सोच सकते हो पाकिस्तान में भी 2 जैन चेयर है क्या। अभी वहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर थे, तो उनको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी, तो फिर उन्होंने कहा सर एक्सपर्ट की लिस्ट भेजो, तो मैंने 6 पैनल की लिस्ट भेजी। वहाँ पे एक उसको PhD एवेल्यूएट करना था। फिर फिलीपींस में जैन स्टडीज इन फिलीपींस, देन ब्राजील में, ये सारे प्रोफेसर्स के नाम है। लेकिन आप ये देखो, फ्रैंक यूसार्की, डॉक्टर पेट्रिका, डॉक्टर लिनोर्डी, कोई भी इंडियन नाम दिख रहा है क्या आपको? तो आपको अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है। जैन स्टडीज कीनिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, सभी जगह हमारे चेयर्स है। फिर मैंने कहा था कि E-लाइब्रेरी भी है, जैन E-लाइब्रेरी। मालूम है आपको जैन E-लाइब्रेरी के बारे में सुना आपने? तो यदि आप चाहे तो यू कैन एक्सेस दोज ऑफ द अरिहंत इंस्टीट्यूट है US में, तो वहाँ पे E-लाइब्रेरी को जब चाहे तब आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें 29,000 आर्टिकल से 4 से 5 मिलियन पेजेस है, 20,000 बुक्स है, 5,500 आर्टिकल्स और है, 1,500 MP3 ऑडियो फाइल्स है, और सर्च इंजन से www.jainelibrary.org से आप एक्सेस कर सकते हैं। कभी आपको कोई दिक्कत आया तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मैं थोड़ा जल्दी खत्म करके आपके क्वेश्चंस इनवाइट कर रहा हूँ, राइट। सो अरिहंत इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कई सारे हैं। ये क्रिस्टोफर जैन मिलर है, डॉक्टर प्रवीण जैन है। जो प्रवीण जैन तो ही इज ए फाउंडर एंड CEO, ही डिड ट्रिमेंडस वर्क। डॉक्टर प्रवीण जैन ने जो ये अरिहंत इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे। तो थिंक ग्लोबली। मैं आपको एक ही बात बताऊं, क्या करना? थिंक ग्लोबली। पूरी दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नॉलेज से कैसे फ़ायदा हो, आपका नॉलेज आप तक सीमित रहे, आगे हम कैसे उसको फैला सकें, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। फिर ये USA में ये कई सारी फ्लोरिडा, शिकागो, कई सारी जगह हमारे अभी यहाँ पे जो है ना, ये प्लान टू फिनिश इन 2024, ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, और ये सारा US में ये सारे प्रोफेसर्स हैं। ये UK में, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फिर बेल्जियम, इंडिया, ब्राज़ील, और ये सारे काम, कौन कौन से स्कॉलर्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ये सारा उसका डिटेल रिपोर्ट है। और ये कई सारे स्कॉलर्स हैं जो प्राकृत में पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा शायद, प्रोफेसर उदय जैन, प्रेम सुमन जी, कभी नाम सुना होगा आपने। तो ये नलिनी जोशी, प्रज्ञा जैन, ये प्राकृत में काम कर रहे हैं। भगवान कुंथुनाथ IAS एनुअल अवार्ड, यदि आपकी बुक है तो 1 लाख रुपए का एनुअल अवार्ड मिलता है सबसे अच्छी बुक लिखने के लिए, और 25,000 रुपये का एक और दूसरा अवार्ड मिलता है आपका बेस्ट पेपर के लिए। और अभी मैंने कहा था ना, जनवरी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग यदि चाहें तो दे कैन स्टार्ट राइटिंग द पेपर्स फॉर दैट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कुछ न कुछ लिखना चालू करना पड़ेगा। फिर और कई सारे प्रोग्राम्स है, 2 दिन का ये जो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट जैन मैथमेटिक्स, इस तरह के कई सारे प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। अब अंडर फ्यूचर कंसिडरेशन में USA में कुछ यूनिवर्सिटीज में और काम हो रहा है, इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था ना कन्नड़ लैंग्वेज में अभी काफ़ी सारा काम बाकी है, तमिल में काफ़ी सारा काम बाकी है। और सारे प्रोग्राम का जो यूनिक फीचर है कि सारे इंग्लिश मीडियम में होते हैं,
और मैंने आपको कहा था मैक्सिमम प्रोग्राम या जो चेयर्स है उनके नाम तीर्थंकर के नाम से। किनके नाम से? तीर्थंकर के नाम से, खुद के नाम से, डोनर के नाम से नहीं। और मैक्सिमम जो फैकल्टी मेंबर्स है पूरे ग्लोबली, वो क्या है? एक अपने लिए हाथ खड़े कर दो फीमेल। मैक्सिमम जो फैकल्टी मेंबर्स है वो क्या है? फीमेल है, अभी जो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, कुछ लोग अंदर से इसमें लिखा हुआ जैन भी है, लेकिन ज्यादातर अजैन है। और अब कई सारी पोजीशंस और हम स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि मेरे को एक लिमिटेड समय दिया था सर ने, तो मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया। और मैं ये चाहता हूं कि आपके जो है ना वो क्वेश्चंस आंसर मैं थोड़ा सा मैं समय दूं। और हमें फोकस करना है देव, गुरु, धर्म और शास्त्र। देव, गुरु, शास्त्र और धर्म, इस पे फोकस करें। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल। काफ़ी अच्छी तरह से आपने सुना, और मैं चूंकि चेहरे पढ़ रहा था तो सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। कैसा लगा आज का सेमिनार? जोर से कैसा लगा? कुछ नई चीज मिली आज आपको? अच्छा, ठीक है। कुछ सवाल हैं आपके? कुछ सवाल हैं? माइक प्लीज। तो हम लोग इसमें कैसे, मतलब अब हम लोग तो अभी बीए कर रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, बट हम लोग इस हद तक के लिए हम लोग क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम आप तक पहुंचे, और आप मतलब आपको क्या रिक्वायरमेंट हमसे चाहिए? एक तो मैंने आपको कहा था कि यू शुड बी एक्वेंटेड विथ इंग्लिश। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी स्किल को इंडिया में रखना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं। इंडिया के लिए है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन खाली डिग्री से काम नहीं चलेगा, समझ रहे ना। यू शुड हैव द रिकॉग्निशन ऑल्सो। रिकॉग्निशन कैसे मिलती है? जो वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, उसमें आप अपने पेपर प्रेजेंट करें, और क्वालिटी के जो स्कॉलर्स हैं, क्योंकि आप हमारे से टच मतलब बराबर बात करें ना। मान लीजिए मेरे को इस आज के मेरे उद्बोधन से 3 या 4 बच्चे तैयार हो गए तो मेरा आना सफल हो गया। आपका समझ रहे ना, क्योंकि मेरी जो है ना, हमें कुछ स्कॉलर्स चाहिए। और सबसे ज्यादा मेरी आशा कहां से है? मैंने आपको पहले ही कहा था, कहां से? टोडरमल स्मारक से, यहां से, समझ रहे ना। तो यहां से मेरे को 3-4 वर्ल्ड क्लास स्कॉलर मिल गए, या आपका एटीट्यूड लगा तो हम आपको तैयार करेंगे, रिफाइन करेंगे ड्यूरिंग द बीए इटसेल्फ। आप मेरी बात समझे ना। आपको एडिशनल ट्रेनिंग देंगे तो वो आपका एटीट्यूड दिखाएगा, फिर हमको देंगे चलो ठीक है ये सब्जेक्ट है, इस पे पेपर लिखो। नहीं, आपको कहीं कमी पेशी होगी तो हम उसको ठीक करेंगे। तो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं। ऐसा नहीं कि आपने, और एक चीज और बता दूं कि आप समझते हो कि बीए करने या एमए करने के बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। घर जाके कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। यहां तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, घर पे कौन हेल्प करने आएगा आप? तो जो कुछ करना यहां करना, आप समझे ना, ड्यूरिंग द कोर्स करना। आपको करना है क्या? घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा एक्स्ट्रा देना है आपको। समझ गए मेरी बात को? एनी अदर क्वेश्चन? जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना ही ज्यादा मैं समझूंगा। माइक प्लीज। एक टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे मेन लैंग्वेज तो इंग्लिश चाहिए हमें पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ टीचिंग में और वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कैसे पढ़ाना है, और ट्रांसलेशन चाहिए उनको, प्राकृत टू इंग्लिश समझाना है, संस्कृत टू इंग्लिश समझाना है, या सिर्फ इंग्लिश में ही सब चीज़ें करनी है? एक चीज मैं बता दूं, जितने प्रोफेसर हैं ना बाहर, जो मैं कह रहा ना, वो ऐसे प्रोफेसर नहीं बन गए। वो भले जैन नहीं हो, लेकिन उनको प्राकृत भी आती है, हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो जब वहां कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंग्लिश में करते हैं, लेकिन वो सीखते तो हिंदी और अंग्रेजी में, संस्कृत में सीखते हैं ना, प्राकृत में सीख रहे हैं, अब्रंस लैंग्वेज है उसमें सीख रहे हैं। तो ये इनके बिना तो वो वैसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तो मैं क्या कह रहा हूं, अब उनकी इंग्लिश तो मदर लैंग्वेज है, लेकिन ये सब सीखने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। और ये चीज आपके तो इनहेरिटेड है, आपके तो बर्थ में। तो 95% तो आप वैसे पहुंच गए, आपको तो 5% का काम ही करना। उनको, उनकी तैयारी सिर्फ 5% थी, 95% उन्होंने मेहनत की। आप समझिए बात को, कि उनकी तैयारी कितनी थी? 5%। मेहनत कितनी की?
95%। आपकी तैयारी कितनी है ऑलरेडी? क्योंकि बचपन से आप जो चीजें सीख रहे हो, उन्होंने जब वो 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के तब सीखना स्टार्ट किया। जो आप बचपन से जो गुण हैं वो उन्होंने 25 साल में सीखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपने से कितनी ज्यादा गुना मेहनत की होगी। और जब आप एक इंटरनेशनल स्पीकर को कभी, क्योंकि जनवरी में काफी लोग आने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि यदि संभव हुआ तो कुछ जो हमारे टैलेंटेड प्रोफेसर्स हैं उसमें 2 जने तो खाली उधर जयपुर के, वो छुट्टियों में, अभी गर्मी की छुट्टियों में आई थी एक प्रोफेसर यहाँ पे, तो उनको भी आपसे इंटरेक्शन करा सकते हैं। मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट शी इज फ्रॉम जयपुर ओनली। तो उनको आपके साथ इंटरेक्शन करा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो आपको खाली इंग्लिश सीखनी है, बाकी सब चीजें तो हमें सीखे। संस्कृत आप सीखते ही होंगे शायद, संस्कृत तो अपन सीखते हैं ना, संस्कृत सीखते हैं। प्राकृत थोड़ी बहुत अपने को आती है क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एनी अदर क्वेश्चन? आप सेटिस्फाइड हो मेरी बात से? एनी अदर क्वेश्चन? बच्चियों से मेरे को एक क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन बच्चियों का, महिलाओं का। एक माइक इधर दो भाई, एक सवाल किसी का भी। आफ्टर ऑल यू आर रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स। एक माइक इधर दो। हाँ जी प्लीज। बोलिए। The people that go to train to other countries, स्पीक लाउडली। जो लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, इफ बाई चांस दे नॉट एबल टू कम्प्लीट द एंटायर थिंग, या फिर उन्हें नहीं लग रहा है कि वो केपेबल है इस रोल के लिए, सो डू दे कम बैक टू देयर ओन कंट्रीज और दे कंटिन्यू देयर एजुकेशन? व्हाई नॉट? वो हिंदुस्तान में तो सभी, देखिए सभी जने जब बाहर जाते हैं तो वापस एक इच्छा, स्वाभाविक इच्छा होती है वापस अपने कंट्री में आए, कुछ साल रहो, वापस आ जाओ। इसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई बॉन्ड थोड़ी भरवा रहे। इफ दे आर इनएफिशिएंट, उन्हें लगे कि वो प्रचार उतना ढंग से कर नहीं पा रहे। अरे बेटा, तो जो सीख लिया वो कहीं जाएगा थोड़ी। आपने 6 महीने भी काम किया तो वापस इंडिया में तो आपकी वर्थ है ही है ना। जो सीख गया, नॉलेज कहीं नहीं जाता है। और आप ये क्यों मानते हो कि अब आप इनएफिशिएंट हो या कैपेबल नहीं हो? किसी को नॉलेज थोड़ा ज्यादा है, किसी को कम है, लेकिन जीरो कुछ नहीं होता। आप मेरी बात समझे ना? तो वो जो शब्द है ना आपका, क्या दे आर नॉट कैपेबल, दे आर इनएफिशिएंट, दिस इज रॉन्ग, वो वर्ड हटा दो अपनी डिक्शनरी से। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की आवश्यकता है। दैट वर्ड प्लीज रिमूव फ्रॉम योर डिक्शनरी। गेटिंग माई पॉइंट? There is no word, but only the thing is that in case if you are facing some problem, please put a little bit more efforts. That is the only thing required for that particular situation. But please remove this thing. Do you provide any other programs for those particular people? There are so many programs, so many. I am here just to give you the programs. Now you tell us what is needed. Suppose your language is a problem, we will arrange some extra classes for you. Because religiously I know that whatever the knowledge is provided to you, that is more than enough. So religious, I don't have to do anything. Only thing is that you need to be presentable. The only lakina is you need to be presentable. Number 1. Number 2, research papers कैसे लिखते हैं वो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी। बाकी धर्म में तो हमारा दादा का इंस्टीट्यूट है भाई। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप कहाँ बैठे हो। तो धर्म में हमें कुछ नहीं ज्ञान देना है, हमें तो सिर्फ आपको प्रेजेंटेबल बनाना, इतना सा करना है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, माइक दो। उठ के यू आर यंग इनफ। हाँ, प्लीज। इंडिया में एमए करने के लिए, इंडिया में अगर प्रोफेसर करना है तो फिर एमए और पीएचडी इंडिया बेस्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? एक चीज और बता दो, पीएचडी तो चाहिएगा ना प्रोफेसर के लिए। हाँ। लेकिन पीएचडी जरूरी नहीं जेनोलॉजी में हो। अब मेरी बात समझना, वो ह्यूमैनिटीज में हो तो भी कई बार कंसिडर करते। अभी जितने प्रोफेसर लगे तो सारे जेनोलॉजी में प्रोफेसर नहीं, क्योंकि है कहाँ, अभी प्रोग्राम तो अभी स्टार्ट हुआ। जितनी चेयर्स एस्टेब्लिश हुई मैंने आपको बताया था 2015 से 2018 के बीच में। अब प्रॉपरली सारा ओरिएंटेशन होगा। लेकिन अभी तो जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है जेनोलॉजी का तो उनको मैंने प्रोफेसर बना दिया, और वो प्रोफेसरशिप बनते हुए वो जेनोलॉजी सीख रहे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं,
कि एक रुथ करके एक बच्ची है, अभी 5 वीक मेरे साथ वहाँ पे पुणे में थी, तो उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसको जेनोलॉजी नहीं आती। अब मेरी बात में वो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या? हाँ, सो आई एम रिप्लाइंग योर क्वेश्चन। सो शी गॉट सिलेक्टेड, उसका जेनोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो यहाँ आईएएस जैसे डॉक्टर प्रज्ञा जैन को 3 साल के लिए, हर 3-3 महीने के लिए उसके डिपार्टमेंट वहाँ भेजेंगे उसको हेल्प करने के लिए। सो वी आर सपोर्टिंग। यदि आपकी कहीं गाड़ी रुक रही है तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करके वापस आ जाएगी। 3 साल तक 3-3 महीने के लिए डॉक्टर प्रज्ञा जैन डॉक्टर रुथ को सपोर्ट करेगी वहाँ पे। हम कर रहे हैं ना हेल्प। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसे था कि अगर अब्रॉड के लिए कहीं कर रहे हैं, यूएस या कोई एक जगह पे, वहाँ इंस्टीट्यूट में एम कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए, तो जरूरी है वहाँ उसी मतलब यूएस में ही पीएचडी? नहीं, वो इंडिया के सारे इंडिया के लोग जा रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि वहीं के पीएचडी हो। यहाँ से जो करे, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, बस एक ही चीज है, यू शुड हैव द नॉलेज एंड यू शुड बी प्रेजेंटेबल। और आपके क्रेडिट में कुछ रिसर्च पेपर्स, देखिए आपको कहने के लिए कुछ तो होना पड़े, मैंने इतने रिसर्च पेपर लिखे, इतने वर्कशॉप किए, इतने सेमिनार किए, इतने प्रेजेंटेबल, फिर इतने लाइव मैंने सेशंस दिए, तो आपके जो जिसको बोलते हैं क्रेडिट। अभी मेरा बायोडाटा आपने सुना था ना, कैसा लगा? कैसा लगा? तो प्रेजेंट भाई, आपका जो जन्म पत्री है ना, जन्म पत्री प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप समझे मेरी बात को? अब आपको मैं पूछ रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? आप खड़े हो, क्या कर रहे हो बेटा? नहीं बेटा, उधर नहीं देखना, यू बी विथ मी। क्या कर रहे हो? शास्त्री फ्रॉम स्मारक एंड कौन सा एमए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट? बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में मतलब 1 साल और 2 महीने हो गया आपको है? नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी व्हाट इज योर क्रेडिट? और क्या किया आपने पढ़ाई के अलावा? वैसे तो एक एग्जाम की तैयारी एक्स्ट्रा चल रही है। तैयारी नहीं, मतलब आप भाई कितने रिसर्च पेपर लिखे, कितनी जगह प्रेजेंटेशन दिया, कितनी जगह, देखिए आप मेरी बात, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए हैं। तो आप अपने बायोडाटा प्रोफाइल को हर दिन आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, एवरी डे। ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। ईच एंड एवरी डे, मैं वापस कह रहा हूं, हर दिन हर क्षण आपका इंपॉर्टेंट है। और शाम को सोने से पहले सोचो कि आज मेरे बायोडाटा में क्या एडिशन हुआ। वो जो रेगुलर कोर्स है वो तो सब करते हैं, उससे थोड़ा सा 5 से 10% आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हाँ, इधर भी एनीबॉडी एल्स? या हो गया? हाँ बेटा, इधर दो माइक, उठ के। हाँ, वॉलंटियर, यू ऑल आर यंग। हाँ, लाइक एवरीथिंग इज ओके, एजुकेशन साइड पे भी सब कुछ हो गया, स्कॉलर कर लिया, लेकिन क्या है, एक पॉइंट बहुत इंडिया में बेसिकली इशू ये है, इट्स नॉट इजी कि सब कुछ, क्योंकि हमको अप्लाई तो फॉरेन में ही करना है, लाइक वी हैव टू शिफ्ट टू द फॉरेन कंट्रीज, राइट? पर इंडिया के लिए इतना इजी नहीं है कि इंडिया के लोग सब कुछ छोड़ करके फॉरेन चले जाएं और फिर पूरा लाइफ अपना वहाँ पे छोड़ दे, वहाँ डेडिकेट कर दे। सो क्या कोई ऐसा? मैंने आपको कभी कहीं नहीं कहा फॉरेन जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप प्रेजेंटेबल। इंडिया में तो बहुत ज्यादा स्कोप है ना बेटा। आप इंडिया में कम से कम ही 10 यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पोजीशन खाली पड़ी और प्रोफेसर नहीं है, इसलिए वो डिपार्टमेंट बंद करने पड़ रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैंने तो कब कहा, मैंने तो क्या था, ऑल ओवर द ग्लोब, इंटरनेशनल में इंडिया भी शामिल है। तो मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप खाली फॉरेन जाने के लिए तैयारी करें। आप अपने आप को काबिल, उतना काबिल बनाएं, मेरी बात सुनिए, आप अपने आप को उतना काबिल बनाए कि कहीं भी जाके खड़ा कर दे तो आप वहीं से, वो जिसको बोलते हैं ना कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि जहां खड़े रहते हैं वहीं से लाइन चालू होती है। तो उतना प्रेजेंटेबल, उतना काबिल आपको अपने आप को बनाना है। डोंट थिंक कि आपको फॉरेन ही जाना है। एंड ऐसा भी ऑप्शन है कि हम स्कॉलरशिप हमारी कंप्लीट फॉरेन कंट्रीज से कर ले, प्रोफेसरशिप हम इंडिया में आके अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? वो कोई बाउंड थोड़ी बनाते हैं। आप आपके रिसर्च वहां से कर ली तो उसके बाद में तो वो फिर नया, बेटा देखिए, दो तीन चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने रिसर्च की वहां से, पीएचडी की, तो पीएचडी के बाद में फिर आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिल गई पीएचडी के लिए, पीएचडी हो गई आपकी, ठीक है ना? उसके बाद में वापस आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में जहां वैकेंसी है वहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो यूनिवर्सिटी में भी मतलब इंडिया में भी हो सकती है, फॉरेन में भी हो सकती है। तो वो दोनों पाथ अलग है।
वो आपको बॉन्ड नहीं भरवा रहे हैं कि आपने यहाँ से रिसर्च की तो आपको यहीं जॉब करना है, ऐसा नहीं होता है। वापस आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो रिसर्च की वो क्वालिटी की है। एट दैट टाइम यू कैन हैव अ कॉल, आप अपना डिसीजन खुद ले कि आपको क्या करना है, वहाँ करना है, यहाँ करना है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। वाई टू थिंक कि मैं बाहर जाऊँगा तभी मेरे स्टाम्पिंग होगी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई वहाँ पे स्कोप है, चेयर्स है, हमें ज़रूरत है। लेकिन जितनी ज़रूरत बाहर है वहाँ इतनी उससे ज़्यादा ज़रूरत इंडिया में है। बहुत सारा, मैंने आपको कहा था ना, कन्नड़ में है, तमिल में है, और भी कई सारी लैंग्वेज में, कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़े, कई सारे हमें चेंज करना। अभी 3 जो विद्वान जापान से यहाँ आएंगे और पूरा समय सार को वो या कई सारे ग्रंथ को जापानी लैंग्वेज में करेंगे। अब आप में से कुछ लोग हैं जिनको जापानी आती, तो वी कैन एसोसिएट यू पीपल विथ दोज ऑफ द स्कॉलर्स। तो आपको धर्म आता है, उनको जापानी आती है, दोनों का कोलैबोरेशन हो गया ना। आपको जैन धर्म आता है ना, और उनको जापानी आती है, उनको इसी जेनोलॉजी को जापानी में कन्वर्ट करना है। हमने आपको उनके साथ एसोसिएट कर दिया। हम मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे, 3 स्कॉलर इंडिया में आ रहे हैं, उनको उनके रहने खाने की व्यवस्था तो हम कर ही सकते हैं यहाँ पे टोटल स्मारक में, तो आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। दिस वी कैन डू। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपका एक एक्टिविटीज हो गई। और सो एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, दो बेटा, माइक दो। सर, आपने कहा कि बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो हमें तो उनका नॉलेज, जैसे आपने बताया, तो अभी पता चला कि वर्कशॉप वगैरह होते हैं, तो पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या क्या करना? आई रिक्वेस्ट बेटा, मेरी बात सुनिए। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना, तो आपके मैनेजमेंट के जितने भी बड़े पदाधिकारी सब हमारे ग्रुप के पार्ट हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ शेयर द इंफॉर्मेशन टू आवर स्टूडेंट्स आल्सो। और अदरवाइज मेरा भी है ना, आप चाहें ना तो वो फर्स्ट स्लाइड निकालना, कहाँ है फर्स्ट स्लाइड? कहाँ पे? हाँ ये, अच्छा ओके, मेरा नंबर लिख लीजिए आप चाहे तो, 900 155 6010 900 155 6010। और नहीं तो आप अशोक जेतावत लिख दो गूगल पे, तो आपको सब मिल जाएगा, खाली मेरा नाम लिख दो। ठीक है? मैं बता दूं, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। और जब कंपनी में जब मैं लेक्चर्स लेता हूं तो एक सेशन 1 घंटे का होता है, 1 लाख रुपए मेरा चार्ज। सो यू कैन सी माय यूट्यूब वीडियोज आल्सो। और हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स एक मेरा काफ़ी पॉपुलर है, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं कि पढ़ाई कैसे करें, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, सबके बारे में कभी मौका मिलेगा तो अपन बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ जेनोलॉजी के बारे में। ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चन? फिर मैं फिनिश कर रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। What are the challenges to doing PhD overseas, and what are the challenges to become a professor overseas? Thank you. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। योर गुड नेम? संयम। संयम, थैंक यू वेरी मच संयम। फॉरेन की पीएचडी में और यहाँ की पीएचडी में मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। इंडिया की पीएचडी में कई सारी यूनिवर्सिटीज खूब सारे एडमिशन दे देती है पीएचडी में। बच्चा आया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद में बच्चा गायब। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी, मेरे को कह रही पब्लिक प्लेटफॉर्म में अलग से बात करूँगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो पीएचडी है वो बच्चे घर से करते हैं और उस गाइड के साथ इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है भैया। लेकिन वहाँ पे एक बच्चे को पीएचडी में, मैंने कहा था 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कितने? यूनिवर्सिटी के। लेकिन वो ऐसे नहीं होते। सुबह 7 से 8 बजे वहाँ पे यूएस में, कनाडा में 7 बजे बच्चे पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटी में। 7 बजे से वो रिसर्च चालू करते हैं जेनोलॉजी में। लंच में वो उनको टाइम मिलता है और शाम को वापस घर आने का टाइम फिक्स नहीं। और ये रूटीन उनका 6 से 7 साल तक रहता है। आप मेरी बात समझे ना? एक ही टॉपिक पे भैया, संयम जी, एक ही टॉपिक पे
6 साल 7 साल तक पर डे 10 से 12 घंटे आप काम करते हो. सो दैट इज द पीएचडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटी. और इंडिया की पीएचडी 6 महीने में 1 या 2 बार रिसर्च स्कॉलर अपनी शक्ल दिखाता गाइड को. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप ऑफ पीएचडी. और इसीलिए वो जो है ना प्रेजेंटेबल नहीं होते यहाँ के स्कॉलर्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ भी कई सारे स्कॉलर्स से अच्छा काम किया, लेकिन एक मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ. और वी वांट गुड स्कॉलर जो वास्तव में काम करते हैं, ऐसे स्कॉलर चाहिए. इसीलिए मैंने कहा था कि इस कम्युनिटी में से मेरे को 2 या 3 मिल जाए तो मेरा आना सफल है. क्योंकि मेरे को पता है कि सभी के साथ पॉसिबल नहीं, इतनी मेहनत नहीं कर पाते सभी जन. एनी अदर क्वेश्चन? आर यू सेटिस्फाइड? You got your answer? Sir, I had another question as well. Tell me. I had already asked. What are the challenges to becoming a professor there? Professor in? Overseas. Overseas? No. As long as you are having a lot of credits in your account, suppose number of publications, number of manuscripts, whatever the work you have done, and continuously whatever the presentations you are doing during your PhD, so that matters. How is it calculated? You see, the world community knows what you are doing because you see, you would be presenting in front of us only, na? So we know who's because you see, right now there are 55 universities where our chairs are there. But can you tell me how many PhD scholars are there in all the universities? How many? Very few. Only 40. तो कई सारी यूनिवर्सिटी में तो एक भी स्कॉलर नहीं है, पीएचडी स्कॉलर. वो एमए या दूसरे प्रोग्राम्स कर रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज एक से भी कम पीएचडी स्कॉलर है एक यूनिवर्सिटी में. तो वो तो सब दिखते हैं ना भैया, इधर देखिए, वो सब सामने दिखते हैं. तो वो जब उसकी पीएचडी खत्म होती है उससे पहले उनको फिक्स कर लेते हैं हम लोग. आप समझे ना बात को, कि भाई इसकी पीएचडी होने वाली है तो इसको इस यूनिवर्सिटी में लगाना. क्योंकि उससे पहले उनके इतने सारे वर्कशॉप सेमिनार हम इतनी बार उनको सुन चुके होते. अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? Naturally, I am aware. Pragya ji was not able to do PhD overseas because of this reason. ये ऐसी बात मत करो. She is my sister. I can talk about it. She has been here thrice. For I paper appreciate. presentation competition. लेकिन But that's all right. It's प्रज्ञा जी को हम वहाँ पे डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए भेज रहे हैं. I know. We are talking in the house. You said बेटा you are ये a सारी part चीजें of it. ऑनलाइन जाएगी कल. That's absolutely okay. It तो doesn't प्रज्ञा make- जी आई अप्रिशिएट, मैंने भी उनसे सीखा है एंड आई अप्रिशिएट हर नॉलेज. ठीक है, देयर आर सम अदर रीजन विच इफ यू टॉक टू मी पर्सनली आई विल लेट यू No, नो. that's not the point. We have to tell the naked reality as well. That's only what I'm saying, sir. So we'll sit together and I will talk to you separately. क्या होता है इधर देखिए प्लीज. तो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट प्रज्ञा इज डूइंग, राइट? प्रज्ञा जी इज डूइंग. तो कई सारे रीजन है, उनको नहीं जाना होता है ये है, लेकिन हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि वो वहाँ 3 साल जाएगी, उस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करी, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कैम्ब्रिज मोस्ट मतलब टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में जा रही है. ये कोई कम अपॉर्चुनिटी है क्या? ये कोई कम बात है? वहाँ डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए जा रही है. एनी अदर क्वेश्चन? सो रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल. आपका जो इंटरेक्टिव सेशन था, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स थे, जो सोच के मैं आया था, रियली आई गॉट 100%. और आप सभी अपने लिए ताली बजाएं कि आपने शानदार सुना. एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर साहब आल्सो and principal sir also, Shanti Kumar ji, and that they have given me the opportunity to interact with you people. And really, बस लास्ट 1 मिनट, रियली अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ कुछ आगे बड़ा करना चाहते? हाथ खड़े करें. रियल रिसर्च हाथ ऐसा है पूरा मेरा. आई वांटेड टू काउंट 1 2. ये ऐसा नहीं यार, यू आर यंग इनफ. हाथ पूरा काउंट करने की सुविधा दो. ऐसे नहीं भैया. कैन एनीबॉडी हेल्प? बेटा संयम, खड़े हो, थोड़ा काउंट करके बताओ कितने हाथ खड़े हुए. हाथ पूरे खड़े होने चाहिए, पूरे 1 4 40 40 हाथ खड़े नहीं, 40 तो 40 हाथ मतलब हाउ मेनी पर्सन्स हु हैज रेज्ड देयर हैंड?
40, I don't believe. Please repeat the process once again. हाँ नहीं 60 इन सब के नाम लिख के आपको मेरे को देना है आज शाम को बिफोर आई लीव. सो आई वुड लाइक टू गिव द, मैं उन सभी को उनके इधर देखिए संयम, ये एक जिम्मेदारी मैं आपको भी दे रहा हूँ. आपके सिस्टर को हमने IAS वालों ने कुछ जिम्मेदारी दी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम गिविंग इट टू यू, दैट प्लीज गिव मी द नेम एंड टेलीफोन नंबर सो दैट एटलीस्ट आई कैन गिव देम थैंक्स पर्सनली. राइट, सभी के जिन्होंने हाथ खड़े किए उनके नाम और टेलीफोन नंबर. राइट, बी श्योर योर नंबर विल नॉट बी मिसयूज्ड. सो वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू and really it was really a very nice session. जो नाम सुना था उसी के अनुसार आप लोगों ने आज इस सेशन में मेरे को कॉर्पोरेट किया. once again thanks a lot. अभी हमने डॉक्टर साहब का यहाँ से लेक्चर सुना. पूरी स्पीच का सार क्या था? हाँ, सभी बोल रहे हैं कि अपने आप को कैपेबल बनाना, जब अपन कैपेबल बन जाएंगे तो उसके बाद कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, कहाँ कहाँ अपन जा सकते हैं, उन सब के बारे में आपने यहाँ से हमें परिचित करवाया है. आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं करतल ध्वनि के माध्यम से सभी विद्यार्थी. मैं महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय आदरणीय शांति जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ. मैं तो ये कहता हूँ इस आज के इस सेशन का सार ये होना चाहिए कि जैन धर्म सचमुच विश्व धर्म बनने लायक है और उसे विश्व स्तर पर पहुंचाने की योग्यता हमारे पास है, लेकिन वहाँ कुछ हम कम पड़ रहे हैं. उसे हम कैसा पूरा कर सकते हैं और इसे विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान क्या कर सकते हैं और उसमें कैसे काबिल होना है, क्या कमी अपने में रह रही है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका प्रयास हमको करना चाहिए. और बहुत अच्छा, बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि इस विषय को हमारे छात्रों के सामने आपने प्रस्तुत किया. तो महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. अगर सार संक्षेप किया जाए तो हम सभी आत्म कल्याण के साथ पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, परंतु हिंदुस्तान में आत्मार्थियों के बीच, जैनों के बीच में धर्म का प्रचार करना एक बात है और विश्वविद्यालय के स्तर पर विश्व भर में जैन दर्शन का प्रचार करना दूसरी बात है. विश्वविद्यालय का कल्चर अलग होता है, स्टाइल अलग होती है. हम लोग यहाँ जैन दर्शन के विद्वान तो बन जाते हैं, पर हम उनकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उनकी पैरामीटर्स में, उनके फ्रेमवर्क में हम फिट नहीं होते हैं. तो हमें यहाँ से शास्त्री होने के बाद में, जैन दर्शन के सक्षम विद्वान बनने के बाद में, प्रोफेसर बनने के बीच तक जो गैप है उस गैप को भरना है. मान लीजिए कि उन्हें PhD चाहिए तो हम PhD करें, उन्हें अंग्रेजी भाषा में चाहिए तो हम अंग्रेजी भाषा में सक्षम बने. और जैसा कि उन्होंने बताया, जो क्रेडिट्स बता रहे थे ना, वो क्रेडिट्स का मतलब सिंपल शब्दों में बताऊं आपको कि आप कॉलेज में जाते हैं, कोई क्रिकेटर होता है, कोई फुटबॉलर होता है, तो उसको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं और उसे पढ़ाई से छूट मिल जाती है, फिर भी वो डिग्री उसको मिल जाती है. इसको बोलते हैं क्रेडिट्स. तो यहाँ रहते हुए अगर आप अभी अपनी भाषा में लिखना शुरू करें, और लिखने में भी फर्क होता है. हम जो अपने लिए लिखते हैं ना, अपनी सोसाइटी, अपने समाज के बीच के लिए, उसकी स्टाइल अलग होती है. और जो विश्वविद्यालय के स्तर पर लोगों को समझाने के लिए लिखने की स्टाइल अलग होती है. उनके लिए आपको रेफरेंसेस देने होते हैं, तर्क देने होते हैं.
जो पीएचडी के लिए थीसिस लिखते हैं, गाइड क्या करते हैं? आप मैटर आपका है, उसको कैसे प्रेजेंट करना वही बताते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले तो हम जो सारी बातें करते हैं ना, आलू नहीं खाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन से ग्रंथ में लिखा है आलू नहीं खाना चाहिए? हम बहुत सारी बातें सिर्फ सुन करके आए हैं, और अरे क्या बात करते, बच्चे ऐसी बातें करते हैं, इसको ये भी पता नहीं है कि आलू नहीं खाना चाहिए। अरे भैया ये तो सही है, अब तुझे एक अमेरिकन को समझाना है, कैसे समझाओगे? तो वो विश्वविद्यालय के स्तर पर आपको आधार देने पड़ते हैं, तर्क देने पड़ते हैं। ये बता रहे हैं ना कि जो बात जैन दर्शन में लिखी हुई है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके और फिर साबित करी है, और उनको नोबेल प्राइज मिला। तो हमारे पास तो थी, हम इसी से खुश हैं। ठीक है, हम अपने लिए वो ज्ञान हमारे काम में आ रहा है, परंतु उस ज्ञान को हम दुनिया तक कैसे ले जाएंगे? तो उसके कोई साधन है, वेब माध्यम है ये विश्वविद्यालय। अब हम उनके पैरामीटर्स बदल नहीं सकते, हालांकि दे आर फ्लेक्सिबल इनफ बिकॉज दे आर जस्ट बिगिनिंग। वो अभी शुरुआत कर रहे हैं और उनको क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वे अभी थोड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जो क्वालिफाइड नहीं है पर उन्हें लगा ये कैपेबल कैंडिडेट है, तो उसको वो मौका दे रहे हैं। पर हमें उनके पैरामीटर्स में फिट होना पड़ेगा, उनके लायक डिग्रीज। और देखिए, हार्ड वर्क इज अल्टीमेट, वो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ आपसे, तो हम उसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। तो वो काम दिन में 10-12 घंटे मेहनत करने की आदत तो डालनी पड़ेगी। ये जो बता रहे हैं ना कि अमेरिका यूरोप में तो 7 बजे पहुंच जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी, अकेले यूनिवर्सिटी नहीं, अपने जॉब पर भी पहुंच जाना पड़ता है। और 7 बजे पहुंचने के लिए मालूम क्या करना पड़ता है? 4 बजे उठ करके तैयार होना पड़ता है। वहां पर दिन स्टार्ट होता है 4-5 बजे हर आदमी का। हम तो 6 बजे नहीं पहुंच पाते हैं अपने कार्यक्रम में। तो राइट फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट। और हमारे पास में बेचने के लिए जो माल चाहिए ना, वो तो हमारे पास एक्सक्लूसिव है। आप जहां जाओगे, मुंह खोलोगे तो लोग आपकी तरफ मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे। अब जिन लोगों को समझाना है, उनकी भाषा हमें आनी चाहिए, उनकी शैली हमें आनी चाहिए। और ये जो क्रेडिट्स देने की बात है, अपने जो विद्यार्थी 10 लक्षण में प्रवचन करने जाते हैं, हम उनको अब अपन एक कार्यक्रम बनाएंगे इस तरह के, जहां जहां कार्यक्रम में हमारे बच्चे जाते हैं, हम उनको हर काम के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सर्टिफिकेट्स दिया करेंगे। उसके साथ में कुछ, हाँ, उसके साथ में कुछ नियम भी बनाए जाएंगे। अकेला जाना पर्याप्त नहीं है, सही समय पर जाके सही समय पर लौट करके आना भी जो उन कंडीशंस को पूरी करेंगे तो हम उन्हें सर्टिफिकेट्स देंगे। तो आपके पास में जब तक आप यहां से निकलोगे 25-50 सर्टिफिकेट्स का पुलिंदा होगा दिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया में सर्टिफिकेट बिकता है। तो हम वो भी इंतजाम करेंगे। पर आप लोग कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए टेक ऑफ करने के लिए। और डॉक्टर साहब यहां आए, उनका बहुत बहुत आभार। हमें कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो हम समझते हैं हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर हम उनके पास में कई वर्षों तक भी एप्लीकेशन लगाते ना, तो शायद हमको ये मौका नहीं मिलता। ये तो उनका, वे हमारे बीच के हैं, हमारे प्रति उनको प्रेम है, इसलिए वो यहाँ आए और उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया। क्या आपको कल्पना थी भविष्य क्या? अपने यहाँ तो ये सवाल बड़ा पॉपुलर है, भविष्य क्या है? महाविद्यालय में आए बच्चों का भविष्य क्या है? अब आपने देख लिया ना भविष्य क्या है। भविष्य तो सबका सिद्ध सिला है, पर उसका पुरुषार्थ तो अपने को करना पड़ेगा। 3 लोक में से 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव ही जाते हैं, ठीक है ना? धन्यवाद। एक चीज जो मैं कहना रह गया था, अभी थोड़े संयम भैया ने भी बताई, सर ने भी बताई। देखिए, हमारे जो भी आप रिसर्च करते हैं ना, पेपर्स लिखते हैं, तो उसमें रेफरेंसेस देने होते हैं।
अब एक तो रेफरेंस अपन देते हैं अपने आगम का कि तत्वार सूत्र में इस गाथा में ये लिखा हुआ, और एक रेफरेंस देते हैं कि इस विद्वान ने अपने रिसर्च पेपर्स में ये लिखा। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो फॉरेन के, यूरोप के या यूएस के जितने भी स्कॉलर्स है वो रेफरेंसेस उन्हीं लोगों के दे रहे हैं, फॉरेनर्स की, और हम लोग भी यहाँ जो रेफरेंस देते हैं ना, आगम के अलावा सारे रेफरेंस हम उन्हीं लोगों के दे रहे हैं। इस ट्रेंड को अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स है, उसकी भी क्वालिटी ऐसी हो कि हमारे, क्योंकि आपके पेपर्स को कितने लोगों ने रेफर किया, आप जो पूछ रहे थे ना कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, हाउ मेनी पर्सन्स हैज रेफर्ड योर रिसर्च पेपर, सो दैट इज आल्सो क्रेडिट पॉइंट। तो हम कोशिश ये करें कि हमारे पेपर्स, हमारे रिसर्च वर्क को दूसरे लोग भी रेफर करें अपनी रिसर्च में। इस तरह की अभी ये प्रैक्टिस बहुत कम है, तो वो क्वालिटी रिसर्च पेपर हम लिखेंगे। और अभी तो आप एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाओ। हमारा जो अपकमिंग जो कॉन्फ्रेंस आ रही है उसमें मैं देखता हूँ कितने रिसर्च पेपर यहाँ से आते हैं। So this is a test for you people. Thank you very much. I will send you the details. Otherwise, you all are part of that international forum. So वो सारी चीजें हम उसमें देते हैं। अभी 4 दिन पहले वो राइस यूनिवर्सिटी में एक चेयर एस्टेब्लिश की थी, उसका मैंने कहा था ना 19 तारीख को 19 अक्टूबर को एक मतलब इनॉग्रेशन होगा, तो उसका लिंक भेजेंगे। सो इफ पॉसिबल, वो बहुत बड़ा इवेंट है एक पूरे हमारे जैन कम्युनिटी के लिए। सो प्लीज जब भी मौका मिले, यू कैन सी इन योर मोबाइल आल्सो। सो प्लीज विजिट दैट पर्टिकुलर इवेंट। थैंक यू वेरी मच। पुनः महाविद्यालय के द्वारा आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम पूर्ण होता है।